नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जैसे मान लिया ये इंडियन जियोग्राफी है और इसका जो चैप्टर 1 है यानी जो इंडिया और उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 लिखते रहेंगे, उनके 4 ऑप्शन बताएंगे आपको और उसके बाद उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों का। ठीक है, तो जितने भी चैप्टर वाइज जियोग्राफी के मतलब एमसीक्यू होंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, और ये जो एमसीक्यू होंगे मतलब आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल के होंगे, वो यूपीपीसीएस में भी हो सकते हैं, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, हर जगह ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करेंगी। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रश्न लेंगे उनका जब डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसका 360 डिग्री कवर करेंगे, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपका जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, ये मतलब इनिशिएटिव कैसा है, इसको आगे कंटिन्यू करना है या फिर ऐसे ही है या फिर इसमें कुछ सुधार करना है, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है भारत एक सामान्य परिचय, इंडियन ज्योग्राफी का है ये। तो जो पहला प्रश्न है ये है, 8 डिग्री जो चैनल है ये पूछा गया है कि किसको पृथक करता है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो पहला ऑप्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये भारत श्रीलंका को पृथक करेगा, या लक्षद्वीप और मालदीव को पृथक करेगा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करेगा, या इंदिरा पॉइंट को पृथक करेगा। ठीक है, तो 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को किससे, मालदीव से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। तो कर्क रेखा के निकटतम जो स्थान है वो कौन सा होगा, प्रश्न यही पूछा गया है, निकटतम स्थान। अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला है, लिखा है उसमें आइजॉल, और जहां भी जरूरत होगी हम चारों ऑप्शन लिखेंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है राजकोट, और तीसरा जो ऑप्शन लिखा गया है वो है कोलकाता, और जो चौथा ऑप्शन लिखा गया है वो है इम्फाल। ठीक है, अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि कर्क रेखा के निकटतम कौन सी है। तो देखिए, अगर इसमें आपको ऑप्शन चुनना हो सही, तो आइजॉल आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ है, जो कि मिजोरम में है। ये कर्क रेखा के निकटतम होगा। देखिए कर्क रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 अंश कहाँ पे, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश में ये स्थित होती है। उत्तरी अक्षांश में ये क्या होती है, स्थित होती है। और भारत के 8 राज्य इससे क्रॉस होते हैं, 8 राज्यों से ये होके जाती है। मैं नाम बता दे रहा हूँ, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मानक समय रेखा। तो जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर दीजिए, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कहाँ पे, तो वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को क्या करती है, यहाँ लिखते हैं, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारे फैक्ट आपको कर्क रेखा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपकी इतनी छोटे से पार्ट में ये कवर होंगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, तो वीडियो से आप एक बार देखिए, बाकी पीडीएफ से आप रिवीजन करिए, अच्छे खासे आपकी प्रिपरेशन इससे हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है, अब इसमें आपको 4 राज्य दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो 4 राज्य दिए गए हैं, जो कि पहला है मध्य प्रदेश, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो है वो है छत्तीसगढ़, और जो चौथा है वो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ सीमाएं लगी हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे उसको देख लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है वो है 7 राज्य। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो एमपी है, यूपी है, और झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे ही
अगर आप मध्य प्रदेश के देखें तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य जो हैं आपस में जो स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसमें यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के साथ आप देखेंगे तो वो भी 5 राज्य हैं। कौन कौन से? ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। और आंध्र प्रदेश के भी 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप इसमें उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे ये भी फैक्ट नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 8 राज्यों के साथ मतलब सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, और उसमें एक जो स्टेट है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसको कि हम दिल्ली कहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा उत्तर प्रदेश कौन से 8 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है, प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो सिक्किम जो है वो किसके द्वारा या किन से घिरा हुआ है? सीधा सा बात है, किन से घिरा हुआ है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, और चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम चीन से घिरा है। दूसरा, नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा, वो भूटान से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और चौथा, केवल एक स्टेट इंडिया का है, वेस्ट बंगाल, जिससे वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो सिक्किम जो है ये 4 जगह से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से 3 तो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो कि चीन है, नेपाल है और भूटान, और एक स्टेट इंडिया का है, वेस्ट बंगाल, जिससे केवल सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करता है और कोई स्टेट है ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन कौन से ऑप्शन है, पहले मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन मालदीव है, दूसरा ऑप्शन अंडमान है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है श्रीलंका, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको वो है लक्षद्वीप। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है। यानी इनमें से आपको ये बताना है कि अरब सागर में स्थित द्वीप आपको बताना है और वो प्रवाल भित्तियों से बना हो या उनके प्रवाल भित्तियों के समूहों से बना हो। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना कि कौन सा है। तो देखिए, लक्षद्वीप के बारे में आप सभी जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना है और कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देख लीजिए। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप है। यहाँ पे द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है, लेकिन इसमें से 10 ही हैं जो आबाद हैं, 10 ही आबाद हैं, बाकी निर्जन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण फैक्ट, तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को किससे? लक्षद्वीप से अलग करता है। अभी 8 डिग्री के बारे में हमने ऊपर देखा ही है। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो वो है कवारत्ती। ठीक है, और जो कवारत्ती है ये 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। तो कवारत्ती जो है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। और 8 डिग्री चैनल के बारे में अभी ऊपर आपने प्रश्न देखा ही है कि जो लक्षद्वीप है वो मालदीव को अलग करता है, और लक्षद्वीप का मिनिकॉय जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है, पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है। तो मैकमोहन रेखा के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के मध्य है, इंडिया और चाइना के मध्य है, एक सीमा विभाजक रेखा है। मैकमोहन रेखा के बारे में अगर डिटेल में आप देखें तो उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव थे, उनका नाम क्या था? विदेश सचिव जो थे उस समय के, उनका नाम है हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन, इन्होंने इसको बनाया था या खींचा था, जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला सम्मेलन का मुख्य वार्ताकार भी थे। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन में ये सारी चीज़ें हुई थी, जो कि हुआ था 1913-1914 में। ठीक है,
इसी मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में दृष्टिगत किया गया था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग, भारत का जो है अभिन्न अंग बताया गया था, अभिन्न अंग बनाया गया था। ठीक है, किससे? मैकमोहन रेखा से। किससे रिलेटेड? शिमला समझौता 1913-1914 से। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से नजदीक है। अब पहला है इसमें कोलकाता, कोलकाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कुआलालंपुर, ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है सिंगापुर, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है यांगून। पूछा जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर से कौन सा नज़दीक में है। तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर से अगर नज़दीक की बात आप देखेंगे तो सबसे नज़दीक जो आएगा वो आएगा यांगून। ठीक है, किससे? पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर से निकटतम दूरी, या आप कह सकते हैं कि मतलब भौगोलिक दूरी, जो निकटतम भौगोलिक दूरी है उससे। तो यहाँ पर लिख दीजिए निकटतम भौगोलिक दूरी। ठीक है, देखिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए कि दक्षिणी अंडमान में है ये। और यांगून जो है ये म्यांमार का प्रमुख शहर है, आप जानते हैं म्यांमार का प्रमुख शहर है। और म्यांमार की राजधानी जानते हैं क्या है? तो वो है ने, NAYPYI, और उसके बाद TWA, इसको कहते हैं क्या? ने पीता। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 1 का ही। तो पूछा जा रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा शेयर होती है। किसके साथ? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा जो है वो शेयर होती है, सीमा साझा करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो म्यांमार जो है भारत के साथ 4 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरा अगर स्टेट आप देखें तो आपको मिलेगा नागालैंड, और तीसरा जो मिलेगा आपको मणिपुर। अब आप ऊपर ऐसे ही मैप अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बढ़ते चले जाइए, उसके बाद फिर मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि ज्वालामुखी द्वीप, पूछ रहा है कि बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये, ज्वालामुखी द्वीप है। और कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार में स्थित है। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक और द्वीप है, उसका नाम है क्या? नारकोंडम द्वीप। जो क्या है? तो यहाँ पे लिख दीजिए ये नारकोंडम द्वीप भी यहीं पे है। और ये कैसा द्वीप है? तो ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड क्या है? तो वो जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप भी वही है, तो ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं यहाँ पे, जो कि है, पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। यानी जो 10 डिग्री जलमार्ग है इसके द्वारा कौन कौन पृथक होता है, सिंपल सा यही पूछा गया है। अब उसमें पूछा अंडमान निकोबार है, निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 10 डिग्री जलमार्ग, या इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। 10 डिग्री चैनल है, ये कैसा है? एक संकीर्ण जलीय भाग है, और ये चैनल जो है भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लिटिल अंडमान, तो ये जो चैनल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किससे? लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। तो लिटिल अंडमान और किसको? कार निकोबार
द्वीपों को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। निकोबार सुमात्रा से, यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। निकोबार जो है सुमात्रा से किससे अलग होता है? तो वो है ग्रेट चैनल से, ग्रेट चैनल से अलग होता है। और जावा और सुमात्रा किससे पृथक होते हैं? तो जावा और सुमात्रा किससे पृथक होते हैं? तो ये सुंडा जो जल संधि है उससे पृथक होते हैं, सुंडा जल संधि से पृथक होते हैं। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट इसमें आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिसमें बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है और पुणे है। तो मैं आपको सबसे पहले बेंगलुरु का जो देशांतर है वो लिख दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। बेंगलुरु का जो देशांतर है वो जो कि है 77.59 डिग्री ईस्ट। ठीक है। और उसके बाद जो दिल्ली का है वो देशांतर है 77.10 डिग्री ईस्ट। और इसके बाद फिर हैदराबाद का जो देशांतर है वो है 78.48 डिग्री ईस्ट। और उसके बाद नागपुर का जो देशांतर है, नागपुर का है 79.0880 ईस्ट। और उसके बाद पुणे का जो देशांतर है वो है 73.85 डिग्री ईस्ट। ठीक है। अब आप इसमें अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि जो बेंगलुरु है वो सबसे नियर है, क्योंकि दिल्ली का आप देख रहे हैं ये है, तो यहाँ पे सबसे जो नियर आएगा वो क्या आएगा? बेंगलुरु आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है पूछा गया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म ऐसा है कि जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य, तो सिंपल प्रश्न है, आप जानते हैं भारत के सबसे पूर्वी राज्य का क्या नाम है? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी जो राज्य होगा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा गुजरात। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को लगभग पता होगा। और जिसमें सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट है, आप जानते हैं। और अगर सबसे पश्चिमी देशांतर की बात करें तो वो मिलेगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। तो ये दोनों देशांतर भी है, ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, जो कि दिया गया, इसमें एक कथन और कारण के प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में आपको 2 कथनों पर विचार करना है। जो पहला कथन दिया गया कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो वो है 2.4%। ठीक है। 2.4% है। अब प्रश्न में जो पूछा जाता है तो 3%, 4%, 2% इस तरह से करके पूछा जाता है, तो आप यहाँ से उसको करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो इस प्रश्न में दिया गया है कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्स पर्वत अवस्थित हैं। तो भारत की पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्स पर्वत अवस्थित हैं। अब आपको ये बताना ये सही है कि नहीं है। ठीक है। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी भागों में कैसे हैं? तो आप जानते हैं भ्रंशोत्स पर्वत नहीं है, वहां पे नवीन पर्वत हैं। ठीक है। तो ये कैसे हैं? नवीन वलित पर्वत वहां पे हैं, क्योंकि हिमालय है, ये सब क्या है? ये वलित पर्वत ही तो हैं। और अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो भ्रंशोत्स पर्वत नहीं होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, भ्रंशोत्स पर्वत ये नहीं होंगे। ठीक है। तो नवीन वलित पर्वत जैसे कि हिमालय है, आप समझ रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें भारत के क्षेत्रफल के बारे में आप देखें तो भारत जो है विश्व का कौन सा देश है? वो 7वां देश है, और 6 देश इससे बड़े बड़े हैं। पहला देश कौन सा होगा? तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इस चैप्टर का। तो फिर से 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है,
अब आपको यहाँ पे दो फैक्ट पता होने चाहिए, एक तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण क्या है और पूरब से पश्चिम क्या है। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर, और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर। अब आप इसका प्रश्न का जवाब आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं कि अगर पूरब से पश्चिम आप देखें तो वहाँ पे आपको 2 घंटे का अंतर मिलेगा, जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी है। ठीक है, और जो भारत का मानक यामोत्तर है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, वो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरता है। तो जो मानक यामोत्तर है, यहाँ पे नोट कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के कहाँ से, नैनी से होकर गुजरता है वो। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, कई बार फैक्ट के रूप में इनको कॉन्साइज कर लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पे देखते हैं, 15वां प्रश्न जो है। अब प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारतीय राज्य जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, सीमा से लगते हैं या साझा करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो देखिए जो भारत के ऐसे राज्य हैं जो चीन की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो राज्य होगा वो कौन सा है, वो है लद्दाख, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आपको मिल जाएगा, और चौथे नंबर पे क्या मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, यूपी शेयर नहीं करता भैया, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कितने स्टेट हो गए, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि भारत के चीन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, पहले भी प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, एक बार हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं उनका। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है क्या, गुजरात। छोटे फैक्ट हैं, देखिए कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। राजस्थान है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद फिर झारखंड आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं, तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो हैं 8 राज्य जो हैं जिनसे भारत की कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित नगरों का उनके तापमान विवरणों के साथ उनको सुमेलित करना। अब यहाँ पे 4 नगर दिए गए हैं, उनका विवरण दिया गया है। मैं आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे बताता हूँ कि क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला जो दिया गया था वो दिया गया था जैसलमेर। तो जैसलमेर के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, इसमें उच्च दैनिक तापमान परास, उच्च दैनिक तापमान परास, और क्या, निम्न वर्षण और उच्च वार्षिक तापमान परास। इसके बाद निम्न वर्षण यानी वर्षा कम होती है, और उच्च वार्षिक तापमान परास। ठीक है, तो ये जैसलमेर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा जो है वो है अमृतसर। तो अमृतसर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो अमृतसर जो है ये ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ, ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर के साथ क्या, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा है वो है मुंबई के बारे में। जो करेक्ट स्टेटमेंट है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुंबई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है, निम्न वार्षिक ताप परास के साथ सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता स्तर। तो निम्न वार्षिक ताप परास के साथ क्या, सामान्य गर्म और उच्च आर्द्रता स्तर। ठीक है,
तो ये मुंबई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद वाराणसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या होगा। तो वाराणसी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु में और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु से युक्त चरम जलवायु की परिस्थितियां, मतलब गर्मी में गर्म और ठंडी में क्या होगा, ठंडा। बनारस की जलवायु ऐसी ही है, ठीक है। तो ये होता है बनारस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक चीज इसी में कि शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहता है। तो शीत ऋतु में किसका, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, ठीक है। देखिए जब हम क्लाइमेट का टॉपिक इसमें लेंगे तो उसमें आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और फिर जो मानसून है इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और ग्रीष्म ऋतु में जानते हैं बनारस में या उत्तर भारत में आप कह सकते हैं कि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और गरज के साथ वर्षा भी होती है। तो ये पूरा बिल्कुल करेक्ट मैच था जैसलमेर, अमृतसर, मुंबई और वाराणसी के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। 18 में दिया गया है, आप 4 कथन दिए गए और चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। पहला कथन इसमें दिया गया है, मैं लिख देता हूं, अरब सागर उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, ठीक है, का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम भाग क्या है, नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया है। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो पश्चिमी भाग है वो धंस गया है और वहाँ पे समुद्री जल भर गया है। तो ये बिल्कुल सही है कि अरब सागर जो है उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण का ही परिणाम है और इसी के कारण ये पश्चिमी भाग थोड़ा सा धंस गया है और वहाँ पे महासागरीय जल भर गया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि शिमला, उसके बाद डलहौजी और उसके बाद जो तीसरा इसमें लिखा गया है नैनीताल और मसूरी, ठीक है, जैसे हिल स्टेशन जो है ये किस में आते हैं, ये लघु हिमालय में आते हैं। आप जानते हैं ये लघु हिमालय में आते हैं। बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी भू सीमा रेखा, तो भारत की सबसे लंबी भू सीमा रेखा से कौन सा देश शेयर करता है, भू सीमा रेखा बांग्लादेश शेयर करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, आरओ में, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। और जो चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, ठीक है। तो भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। देखिए इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट था, ठीक है। तो भारत का सुदूरतम दक्षिणी भाग है पिग्मेलियन पॉइंट, तो ये पश्चिमी भाग यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ये दक्षिणी भाग होगा। क्लियर, तो तीनों सही थे, बाकी अब ये भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। पहला लिखा है सिक्किम, सारों के बारे में देख लीजिए, सिक्किम है, दूसरा दिया है पश्चिम बंगाल और तीसरा जो दिया गया है आपको वो है मणिपुर और जो चौथा दिया गया है वो है असम। हम सबका देख लेते हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो सिक्किम है वो किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो शेयर करता है नेपाल और चीन और किससे, भूटान, इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर को अगर आप देखेंगे तो केवल एक देश है, म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम बंगाल को अगर आप देखेंगे तो फिर नेपाल मिलेगा आपको और भूटान मिलेगा आपको और कौन मिलेगा, और बांग्लादेश मिलेगा, ठीक है, बांग्लादेश मिलेगा। ऐसे ही असम से देखें आप तो असम से बांग्लादेश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और भूटान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो कम से कम 2 की बात होगी तो इसमें क्या आ जाएंगे, तो इसमें
1, 2 और 4 आ जाएंगे, मणिपुर को आप छोड़ देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या लिखा है इसमें ये बताया गया है। अब इसमें से दो कथन, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दो कथन दिए गए। पहला कथन दिया गया है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। स्थलीय सीमा मतलब कितने देशों से मिलती है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से मिलती है, वो 7 देशों से मिलती है। 7 देशों से मिलती है, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है पाकिस्तान, दूसरा क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भी की बाउंड्री शेयर होती है और लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। फिर है चीन, फिर है नेपाल, और फिर क्या है, फिर है भूटान, और फिर है बांग्लादेश, और फिर क्या है, और म्यांमार। ठीक है, तो इतने देशों के साथ भारत की बाउंड्री शेयर होती है जो कि स्थलीय सीमा है। तो 3, 3, 6 और 1, 7 देश हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि श्रीलंका भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। भारत से खंभात की खाड़ी और किससे, पाक जल संधि से अलग हुआ है। पाक जल संधि से अलग हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत से मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट होगा। खंभात की खाड़ी कहाँ है, वो गुजरात में तटीय क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है। खंभात की खाड़ी ये कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। तो 21 में दिया गया है कि निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको रखना है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है श्रीनगर, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है शिमला, तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है कोहिमा, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है शिलांग। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई हम देख लेते हैं सभी की, ऑटोमेटिक हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा कि उसका सही सुमेलित क्या है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, जो भी प्रश्न में आएगा आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए श्रीनगर जो है वो 1589 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। इसके बाद अगर कोहिमा को देखें आप तो 1446 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। शिमला को आप देखें तो 2295 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। और अगर शिलांग को देखें आप तो 1496 मीटर ऊंचाई है। अब इसको आप आरोही अवरोही क्रम में ऑटोमेटिक अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कि नगर दिए गए हैं 4 और इन पे आपको कुछ आंसर करने हैं। तो पहले मैं नगर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला इसमें नगर लिखा गया भटिंडा, दूसरा है पठानकोट, और तीसरा जो नगर लिखा गया है वो है पटियाला, और जो चौथा नगर लिखा गया है वो है अंबाला। प्रश्न इसमें पूछा गया है आपसे, उपर्युक्त नगरों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अवस्थिति का सही क्रम चुनें। ठीक है, अब आपको इसमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये पश्चिम से पूरब। ठीक है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम यहाँ पे इसका देशांतरीय विस्तार जब हमें देख लेंगे तो देशांतरीय विस्तार से ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन सा क्या है। तो भटिंडा का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 74 डिग्री 57 मिनट। पटियाला का जो है वो है 76 डिग्री 21 मिनट। पठानकोट का जो है वो है 75 डिग्री 38 मिनट। और अंबाला का जो है वो है 76 डिग्री कितना 52 मिनट। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आसानी से अरेंज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं यहाँ पे कि 23 क्या है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट 2-3 दिए गए हैं, उनमें से आपको निकालना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो कहा गया है कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में 2-3 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि क्या सही है। तो पहला जो कथन इसमें लिखा गया है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है।
लगभग पूर्वी घाट की अगर आप देखें तो ऊंचाई आपको 600 मीटर मिलेगी, और वहीं पश्चिमी जो घाट होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई होगी वो 600 मीटर, और पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई होगी वो लगभग 900 से लेकर 1600 मीटर के आसपास है। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 दिया गया ये करेक्ट है। दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट लिखा गया है कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अवनत है। पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, अवनत है, अवनत है, ठीक है। जबकि पूर्वी घाट जो है वो अनियमित और विच्छेदित है। जबकि पूर्वी घाट जो है वो अनियमित है, यानी कटा-फटा है, और विच्छेदित है, ठीक है, विच्छेदित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित है। यह अनवरत है तथा इसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और पूर्वी घाट जो है वो महानदी से लेकर के और दक्षिण में अगर आप नीलगिरी तक चले जाएंगे तो यहाँ तक पूरा इसका विस्तार है। और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण जो है वो कटा-फटा और अनियमित और विच्छेदित है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे दिया गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, ये स्टेटमेंट है, अनाईमुड़ी है। और जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या इसमें दिया गया है, वो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण में उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगी, वो अनाईमुड़ी मिलेगी, महेंद्रगिरी नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी जो होगा वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगा। अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर है। उसके बाद फिर आपको डोंडा बेटा मिलेगा, ठीक है। और वही महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई वो कितनी है, वो 1501 मीटर है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट दिए होंगे 2 सही हो जाएगा, और तीसरा भी इस हिसाब से आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो 24 है इसमें लिखा गया पुदुचेरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी गई हैं। पुदुचेरी के संबंध में क्या क्या है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है। तो पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले से शामिल है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पुदुचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं, ठीक है। देखिए, पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में 4 छोटे असंबद्ध जिले शामिल हैं। पुदुचेरी, कराईकल, यनम जिले ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, और माहे कहाँ पे है, तो वो अरब सागर में स्थित है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। पहला खुद पुदुचेरी है, दूसरा कौन सा है, तो वो कराईकल है, कराईकल। तीसरा क्या है, तो वो है यनम, और चौथा क्या है, माहे, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं, इससे मिलकर पुदुचेरी बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कहा गया है कि पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऐसा नहीं है, केवल यनम ही है जो ये बंगाल की खाड़ी के तट में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाकी माहे आपको मिलेगा अरब सागर में, अरब सागर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट सही हो जाएगा। 24, इसके बाद फिर 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए, भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है कि भारत का मरुस्थल, तो भारत का जो मरुस्थल है वो लूनी से लेकर के जैसलमेर और जोधपुर तक विस्तृत है। जैसलमेर और कहाँ, जोधपुर तक विस्तृत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, अभी सारे को एक बार एक साथ डिस्कस करेंगे। जो सिंधु गंगा का मैदान है, जिसको कि महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र कहते हैं, का मैदान, जो उत्तर में कहाँ से लेकर के हिमालय, उत्तर में हिमालय को
दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं, प्रायद्वीप से अलग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि पश्चिम तटीय पट्टी, पश्चिम तटीय जो पट्टी है, पूर्वी तटीय पट्टी, पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, की तुलना में संकीर्ण है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, भारत का जो मरुस्थल है वो लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर तक विस्तृत नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बड़ा मरुस्थल कहा जाता है और दूसरा इसको कहा जाता है छोटा मरुस्थल, ठीक है। तो बड़े मरुस्थल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो कच्छ के रन से लेकर के उत्तर की ओर लूनी नदी तक विस्तृत है, लूनी नदी तक ये विस्तृत है, जो बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। और छोटे मरुस्थल का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो जैसलमेर से लेकर के कहाँ तक, जोधपुर तक विस्तृत है। तो ये स्टेटमेंट पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया कि सिंधु गंगा का मैदान जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं, तो देखिए लगभग 2400 किलोमीटर लंबे जो सिंधु गंगा का मैदान है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक विस्तृत जो गंगा और सिंधु का मैदान है, वो तीन अलग अलग नदियों, कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के बेसिन से बने हैं, ठीक है। और ये विश्व के सपाट जलोढ़ मृदा के सबसे बड़े विस्तार में से एक तथा पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। सिंधु गंगा का मैदान एक ऐसा जलोढ़ भूभाग है जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण प्रायद्वीप से अलग करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई है और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की उनकी चौड़ाई है। बहुत ज़्यादा इसमें डेंस पॉपुलेशन रहती है, क्यों रहती है वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है और सारी चीज़ें काफ़ी आसान है और क्लाइमेट भी काफ़ी अनुकूल है, इस वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। जो पश्चिमी तटीय पट्टी है, पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। देखिए, पूर्वी घाट जो है उसकी ऊंचाई लगभग 610 मीटर के आसपास है, दूसरी ओर पश्चिमी घाट से घिरा है। जहाँ पे जो सामान्य ऊंचाई, हमने ऊंचाई की बात पहले भी की है, तो लगभग वो 900 से लेके 1100-1200 मीटर के आसपास है, जो कुछ स्थानों पर लगभग 2440 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में व्यापक तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ भी ये ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो पहला गलत हुआ, पहला सही कैसे होगा, तो वो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहर को जोड़ते हैं। तो उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम जो गलियारे हैं, गलियारे वो किन किन शहरों को जोड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट नाम बताता हूँ। तो पहला है श्रीनगर, जो कि कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ठीक है, पोरबंदर, पोरबंदर जो कि कहाँ पे है, गुजरात है। और से लेकर के सिलचर, सिलचर कहाँ पड़ेगा, तो असम में पड़ेगा। तो ये जो है उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉरी ये 26 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में देखना। खैर, ये प्रश्न पहले से डिस्कस हो चुका है, जिसमें लिखा गया कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो आप जानते हैं 7वां और सबसे बड़ा देश है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तट रेखा की लंबाई। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से लगभग भारत विस्तृत है और मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है, उत्तरी अक्षांशों के, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है, ठीक है।
लगभग इसकी कितनी 15,200 किलोमीटर की लंबी स्थल सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा है। और अगर जली सीमा रेखा की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेटमेंट का करेक्ट वर्जन हो जाएगा। और अगर इसमें तीसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। ठीक है, तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया वो 7 देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, 8 तो नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जो है वो पृथक करता है, तो वो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। याद रखिएगा, बोलने वाली चीजें ये सब नहीं है। ठीक है, कुछ 28 प्रश्न थे और जो एमसीक्यू थे उसके लेवल पे हमने इनको सारों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, और जितने स्टेटमेंट थे उनका सही आंसर क्या हो सकता है, तो सारी चीजें 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करें। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन जियोग्राफी का, कि भारत एक सामान्य परिचय, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू थे और जो महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, देखिए प्रश्न जो हमने लिए वो टफ भी थे और आसान भी थे। तो ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, कि इसको इंडियन जियोग्राफी को ऐसे ही पूरा फिनिश किया जाए। बाकी अब इसके बाद जो इसका दूसरा टॉपिक होगा वो होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो 50 के आसपास आपको मिलेंगे, ऐसे ही उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो प्लीज़ इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा, सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो तो, इसको दूसरों को शेयर करिएगा। बाकी ऐसे ही इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी पूरा फिनिश करेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।